भारत का इतिहास जहां तथाकथित इतिहासकारों ने 15वीं-16वीं सदी से लेकर मुगलों के अंत तक 250-300 वर्षों में समेट दिया है, वहीं सच ये है कि भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। जहां वामपंथी इतिहासकारों ने भारत का इतिहास केवल दिल्ली के इर्द गिर्द घुमाया है, वहीं सच ये है कि यह हिस्सा संपूर्ण भारत का 10% भी नहीं रहा होगा। यदि सच में केवल दिल्ली ही भारत होता तो अभी तक भारत अरब देशों की ही तरह पूरी तरह इस्लामिक देश बन गया होता। यदि केवल अरब से संबंधित भारत के इतिहास की बात की जाए तो यह 11वीं, 12वीं या 15वीं सदी से नहीं बल्कि 7वीं सदी से ही शुरू हो जाता है। यह बात और है कि 7वीं सदी से लेकर 300-400 वर्षों का भारत का इतिहास भारत की इतिहास की पुस्तकों से गायब कर दिया गया है। सन 632 में मोहम्मद की मृत्यु के बाद से ही इस्लामिक खलीफाओं ने युद्धों के जरिए सीरिया, इराक, ईरान, अरब देशों में मार काट के जोर पर लोगों का जबरन धर्मांतरण कर इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया था। जहां 50-60 वर्षों में ही उन्होंने अरब देशों में इस्लाम लगभग पूरी तरह स्थापित कर दिया था, वहीं उन्होंने भारत पर भी हमला कर इस्लाम को फैलाना चाहा। पर भारत में इस मकसद को पूरा करना आसान नहीं था। भारत में एंट्री के लिए पहले सीमावर्ती राज्य सिंध को जीतना जरूरी था। मोहम्मद के देहांत और मीर कासिम के सन 1712 में आक्रमण के बीच अरब के खलीफाओं ने सिंध के जरिए भारत पर लगभग 16 बार हमला किया, पर हर बार मुंह की खानी पड़ी। सिंध का राजा दाहिर था, जो एक ब्राह्मण राज परिवार से था। वह 695 में अपने चाचा चंद्र की मृत्यु के बाद राजा बना। इससे पहले राजा दाहिर के पिता चच ने 30 वर्षों के लिए सन 671 तक सिंध पर राज किया था और अरबों को हर बार खदेड़ा था। अपने पूर्वजों के अनुरूप राजा दाहिर एक बहुत ही बहादुर राजा था। बहादुर होने के साथ साथ वह एक न्यायप्रिय राजा भी था। इसी न्यायप्रियता के चलते उसने मोहम्मद के नाती और अली के पुत्र हुसैन के परिवार को अरब में उमैयद शासनकाल में हो रहे अत्याचारों से बचाने के लिए अपने राज्य सिंध में शरण दी। उस समय आज का पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा सिंध राज्य का भाग हुआ करते थे। राजा दाहिर ने इमाम हुसैन को भी अपने राज्य में शरण देने का प्रस्ताव दिया था और हुसैन की सहायता के लिए अपनी सेना भी भेजी थी। पर सहायता पहुंचने से पहले ही करबला के युद्ध में हुसैन की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। अरब में उमैयद खलीफत के शासनकाल में इराकी जनरल रहे अल हज्जाज ने सन 710 में उबैदुल्लाह को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा, पर राजा दाहिर ने उसकी सेना को हरा उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर सन 711 में अल हज्जाज ने बुदैल को भारत के सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा, पर इस बार भी राजा दाहिर ने उसे खदेड़ दिया। इन हारों के बाद सन 712 में अल हज्जाज ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक बहुत बड़ी सेना के साथ सिंध पर चढ़ाई के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम कुछ गद्दार सिंधियों की मदद से सिंध के देवल इलाके को जीतने में कामयाब हो गया और उसने सिंध की राजधानी अरोर पर हमला कर दिया। राजा दाहिर और उसकी सेना इस बार भी जीत की राह पर थी, पर बदकिस्मती से दुश्मन का एक तीर राजा दाहिर की एक आंख में जा लगा। राजा दाहिर अपने हाथी से नीचे गिर गए। इस पर भी अनगिनत अरबी सैनिकों को जहन्नुम पहुंचाने के बाद दुश्मन के तीरों और तलवारों के हमले से राजा दाहिर भारत की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इस तरह भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। भारत में युद्ध इससे पहले भी होते थे, हार जीत भी होती ही थी, पर साधारण जनता पर युद्ध की हार जीत का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था, खासकर उनकी धार्मिक आज़ादी पर इस युद्ध के परिणाम ने सिंध के साधारण लोगों के जीवन को नर्क में डाल दिया। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, जनसंहार किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। हजारों महिलाओं को, जिनमें राजा दाहिर की 2 बेटियां भी शामिल थी, अरब में बेच दिया गया। फिर भी जो कन्वर्ट नहीं हुए उन पर जजिया टैक्स लगाया गया। सबसे बड़ी बात, सिंध के देवल इलाके के जिन गद्दार लोगों ने कासिम को राजा दाहिर के राज बताए और युद्ध में कासिम का साथ दिया, उन्होंने नहीं सोचा था कि मीर कासिम जीतने के बाद उन्हें भी गुलाम बना लेगा। आज के समय में भी इससे यही सीख मिलती है कि देश का दुश्मन सबका दुश्मन होता है। देश की हानि सबकी हानि होती है, पूरे समाज की हानि होती है। देश की सरकार की विदेश नीति का आम नागरिकों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज की लोकतांत्रिक प्रणाली में साधारण जनता का हित इसी में है कि वह सकारात्मकता के साथ सरकार चुनने में सहभागी बने, अपने मत का उपयोग करे, वर्तमान भविष्य को देखते हुए समझदारी से उपयोग करे।
यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इतिहास हमेशा विजेता द्वारा लिखा जाता है। इतिहास मीर कासिम को हीरो और राजा दाहिर को खलनायक दिखाते हुए लिखा गया है। इसलिए अन्याय होने पर युद्ध लड़ना और युद्ध जीतना दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। सोचिए, यदि महाभारत के युद्ध में कौरव जीत गए होते तो द्रौपदी को पांडव भाइयों को इतिहास में किस तरह प्रस्तुत किया गया होता। जहां वीर और देशभक्त राजा दाहिर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, वहीं आज़ाद भारत में वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास इस तरह से लिखा कि वह मुगलों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और राजा दाहिर के नाम को इतिहास से गुम कर दिया गया। क्योंकि यदि राजा दाहिर जैसे बहादुर और देशभक्त राजा का नाम इतिहास में बताया गया होता तो अरब से आए आक्रांताओं को भारत का हीरो बनाना असंभव हो जाता। धन्यवाद।